नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा की फतेहाबाद विधानसभा सीट की। ये एक ऐसी कहानी है जहां जनादेश एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ है। ये सिर्फ कुछ नंबरों का विश्लेषण नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे जमीन की आवाज, पानी की चिंता और नौजवानों की नौकरी की तलाश एक बेहद करीबी चुनावी मुकाबले को जन्म देती है। और सबसे जरूरी, इस मुकाबले को एक स्थिर विकास की राह पर ले जाने वाले जनादेश में कैसे बदला जा सकता है। फतेहाबाद ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये हरियाणा की कृषि प्रधान धरती का दिल है। यहाँ की सियासत एसी कमरों में नहीं, खेत की मेड़ पर तय होती है। यहाँ की जीत और हार मिट्टी और पानी के मिजाज पर तय होती है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनका गुस्सा, सब कुछ फसलों के चक्र के साथ ही घूमता है। तो इस जमीन को समझना यहाँ की राजनीति को समझने की पहली सीढ़ी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या 1.25% का मार्जिन एक जीत है या फिर एक चेतावनी? जब जीत और हार के बीच का फासला इतना मामूली हो तो ये एक स्थिर जनादेश नहीं होता, बल्कि ये आने वाले राजनीतिक तूफान का एक संकेत होता है। इस सवाल के जवाब में ही फतेहाबाद का भविष्य छिपा है। तो चलिए इन आंकड़ों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं। हम 2024 के इस जनादेश की एक तरह से फोरेंसिक जांच करेंगे, ये समझने के लिए कि हर वोट के पीछे की असली भावना क्या थी। सबसे पहले कुल मतदाताओं की संख्या देखिए, 2,58,978। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ी और जागरूक आबादी है जहां हर एक वोट की अपनी एक आवाज है, अपनी एक कहानी है और अपनी एक उम्मीद है। और इन लोगों ने अपने अधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया, करीब 75% की वोटिंग। ये आंकड़ा बताता है कि फतेहाबाद के लोग अपनी सरकार चुनने में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ के लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहते हैं, वो चुप नहीं बैठते। और अब वो संख्या जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, 2,252। बस इतने ही वोटों ने जीत और हार का फैसला कर दिया। सोचिए, 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों वाले क्षेत्र में फैसला इतने कम लोगों ने किया जितने एक बड़े शादी के हॉल में बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा जनादेश है जो एक बेहद पतली, नाजुक डोर पर टिका है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 44.13% वोट्स और भारतीय जनता पार्टी को मिले 42.98%। दोनों के बीच फासला सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा। ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं, ये एक राजनीतिक गतिरोध की तस्वीर है जहां कोई भी पक्ष निर्णायक रूप से आगे नहीं है। तो सवाल ये है कि इतना करीबी मुकाबला हुआ कैसे? 2024 की असली कहानी है एक तीसरी ताकत यानी जननायक जनता पार्टी की पूरी तरह से ढह जाने की। ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था जिसके झटके पूरे चुनाव में महसूस किए गए। जो वोट कभी उनका था, उसने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। ये स्लाइड उस भूकंप का पूरा असर दिखाती है। देखिए कि वोट कहां से कहां गए। 2019 में जेजेपी 40% पर थी और कांग्रेस सिर्फ 11% पर। 5 साल बाद 2024 में जेजेपी 2% से भी नीचे आ गई और कांग्रेस का वोट शेयर उछलकर 44% पर पहुंच गया। मतलब साफ है, सरकार विरोधी वोट जो पहले बटा हुआ था, अब पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गया। लेकिन ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की भावनाओं, उनकी परेशानियों और उनकी उम्मीदों का नतीजा है। लोकतंत्र में हर वोट की अपनी एक गरिमा होती है और हर नागरिक को जानकारी के आधार पर अपना मत देने का अधिकार होता है। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर उन असली मुद्दों को समझते हैं जो फतेहाबाद की जमीन पर पनप रहे हैं। ये टेबल हमें वोटरों की सबसे बड़ी चिंताओं की एक सीधी और सच्ची झलक देती है। देखिए, सबसे ऊपर है पानी की कमी, जो गांव के किसानों और दलित बस्तियों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। इसके बाद आती है बेरोजगारी, जो युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है। और फिर है कृषि संकट, एमएसपी का वो मुद्दा जो छोटे और सीमांत किसानों की कमर तोड़ रहा है। और ये चार्ट उन चिंताओं को और भी साफ कर देता है। फतेहाबाद की 3 सबसे बड़ी परेशानियां हैं: पानी, नौकरी और खेती। आप देख सकते हैं, 40% चिंता पानी को लेकर, 35% बेरोजगारी को लेकर और 25% खेती के संकट को लेकर। यही वो असली मुद्दे हैं जो यहाँ की हवा में हैं और इन्हीं मुद्दों ने 2024 के इस करीबी जनादेश को आकार दिया है। तो अब
समस्या की पहचान से समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए जो इस करीबी जीत को एक स्थिर और टिकाऊ जनादेश में बदल सके। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी जीत को पक्का करने का एक चार तरफा मजबूत प्लान। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से समझना जरूरी है। ताकत क्या है? मौजूदा विधायक की स्थानीय पकड़ और जीत का मोमेंटम। लेकिन कमजोरी भी बड़ी है। जीत का मार्जिन बहुत कम है और बूथ स्तर पर संगठन अभी भी कमजोर है। अवसर है सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में और युवाओं और महिलाओं को सीधे तौर पर जोड़ने में। वहीं बीजेपी की मजबूत मशीनरी और जातीय ध्रुवीकरण का खतरा भी हमेशा बना रहता है। इन्हीं सच्चाइयों के आधार पर ये चतुर्मुख सिद्धांत टिका है। इसके चार स्तंभ हैं जिन पर एक साथ काम करना होगा। पहला, एक स्मार्ट चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन को जमीन पर मजबूत करना। तीसरा, अपनी कहानी, अपने नैरेटिव पर नियंत्रण रखना। और चौथा, अपने संसाधनों का सही प्रबंधन करना। तीसरे स्तंभ यानी नैरेटिव पर जरा और गौर करते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी स्थानीय कहानी बनाना जो लोगों के दिलों को छुए। एक सीधी, सरल और शक्तिशाली कहानी, रोजगार, पानी और विकास। ये नैरेटिव सीधे तौर पर वोटरों की उन 3 सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक समाधान का वादा है। क्योंकि राजनीति में जिसके पास सबसे अच्छी और सच्ची कहानी होती है, अक्सर जीत उसी की होती है। अच्छी रणनीति वो है जिसे जमीन पर उतारा जा सके, जिसे एक्शन में बदला जा सके। तो अब देखते हैं कि इस चतुर्मुख सिद्धांत को अगले 90 दिनों में एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले 4 हफ्ते तैयारी और टीम बनाने के, यानी कार्यकर्ताओं को जोड़ना और लोगों की शिकायतों का पूरा खाका तैयार करना। 5वें से 8वें हफ्ते संवाद और विस्तार, यानी पदयात्राएं शुरू करना और सोशल मीडिया पर अपनी बात को हर घर तक पहुंचाना। और आखिरी के 9वें से 12वें हफ्तों में सघन संपर्क और परिवर्तन, यानी लक्षित बैठकें करना और झूठी सूचनाओं का खंडन करने के लिए तुरंत एक्शन लेना। आज के दौर में डिजिटल रणनीति के बिना जमीनी लड़ाई अधूरी है। इसके लिए कुछ तेज और असरदार तरीके हैं। हर बूथ के लिए व्हाट्सएप पॉड बनाना, जहां सही और जांची परखी जानकारी साझा की जाए। उम्मीदवार के काम को दिखाने वाली इंस्टाग्राम रील्स सीरीज लॉन्च करना। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन गलत सूचनाओं का तुरंत मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेक टीम बनाना जो हर झूठ का जवाब सच्चाई से दे। अब इस चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इस सारी चुनावी इंजीनियरिंग, ये रणनीति, ये मेहनत, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य राजनीति से परे एक उद्देश्य की पूर्ति करना होना चाहिए। और वो उद्देश्य है सुशासन। सुशासन का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो हर नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान करे, जैसा कि देश के नए कानून भी कहते हैं। ये वाक्य इस पूरी रणनीति का सार है। लक्ष्य इस करीबी जीत को जाति और विकास की मुख्य चिंताओं को संबोधित करके एक मजबूत बहुमत में बदलना है। अंत में राजनीति लोगों की सेवा के लिए है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए है। और एक स्थिर जनादेश ही एक स्थिर और प्रभावी सरकार दे सकता है जो विकास के वादों को हकीकत में बदल सके। और इसलिए हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं। फतेहाबाद के लोगों के लिए क्या अगला चुनाव इस लड़ाई का एक और अध्याय होगा या एक समाधान की शुरुआत? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या नेतृत्व सिर्फ चुनावी गणित पर ध्यान देता है या लोगों की असल समस्याओं, पानी, रोजगार और विकास को हल करने पर। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.